भारत में जो मुसलमानों पे मज़ालिम है वो गुना गो है। उनके साथ लिंचिंग होती है, यानी भीड़ मार डालती है, उनके साथ राह चलते छेड़खानी होती है, उनके ख़िलाफ़ दंगे होते हैं। और दंगों में अगर आपने खामोशी से मरना कबूल कर लिया फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन दंगों में अगर आपने मुकाबला करने की कोशिश की, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करने की कोशिश की, तो अब वो नया ट्रेंड ये चला रहे हैं कि वो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में जिस आदमी की भी तस्वीर आ जाती है उसका घर गिरा देते हैं। ज़िंदगी भर की कमाई आपको बताऊं मैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। भारत में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है उसकी एक ताज़ा मिसाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से कराची पहुंचने वाले मोहम्मद हसनैन साहब, जो कि ख़ुद 70 साला मोहम्मद हसनैन साहब हैं, अपने साहबजादे के साथ कराची पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किलात के साथ, बड़ी मुसीबत उठाते हुए ये कराची उनका सफ़र इन्होंने तय किया। वहाँ पर सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता थे। कई जो है वो इन्होंने ऐसी केसेस जो है वो इन पर बनाए गए, मुकदमात इन पर बनाए गए जिससे ये तंग हुए। फिर वहाँ पर जो मुसलमानों से पर मज़ालिम किए जा रहे थे उससे ये तंग हुए और उसके बाद इन्होंने सफ़र तय किया और अब ये कराची पहुँच गए हैं। सफ़र इनका शुरू हुआ कि ये पहले कराची से दुबई गए हैं, दुबई से फिर ये अफ़गानिस्तान गए हैं, जो कि तमाम तर वीज़ा लेके गए। उसके बाद ये फिर बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो कराची पहुँचे। अब क्या क्या मुश्किलात रहीं इन्हीं से जानते हैं हसनैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि क्या रहा आपका ये सफ़र, कैसा गुजरा और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था? ये सफ़र हमारा दिल्ली से 5 सितंबर को शुरू हुआ है। कई अरसे से, एक लंबे अरसे से इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन बहरहाल ये मटीरियलाइज़ हुआ है 5 सितंबर को। हमारे पास दुबई का वीज़ा था, यानी यूएई का। हम वहाँ से यूएई पहुँचे। यूएई में 2 दिन हमने क़याम किया। उसके बाद हमने अफ़गान एम्बेसी से रब्ता कायम किया। ग़ालिबन वो 7 तारीख़ थी। उन्होंने 2-2.5 घंटे के अंदर हमको वीज़ा बना करके दे दिया। इस तरह मैं 8 तारीख़ को काबुल पहुँचा एक फ़्लाइट के ज़रिए। काबुल पहुँचने के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की तो पता ये चला कि ये जो तोरखम का बॉर्डर है ये बहुत गर्म हो रहा है और इधर से कोई आदमी क्रॉस नहीं कर सकता और पाकिस्तान का वीज़ा तो मिलना नामुमकिन है। तो फिर मुझसे कहा गया कि भाई अगर आप आजमाना ही चाहते हैं किस्मत तो फिर आप कंधार चले जाएं। कंधार मुझे वैसे भी जाना ही था। कंधार में पहुंचा और फ़्लाइट से पहुंचा। उसके बाद वहाँ से टैक्सी करके हम इस्पिन बुल्दक नामी शहर में पहुँचे, जो अफ़गानिस्तान की तरफ का बॉर्डर टाउन है। वहाँ पर मैंने एक रात क़याम किया और फिर हम अगले दिन कुछ लोगों की मदद से चमन बॉर्डर पे आ गए। चमन बॉर्डर पे पहुँचने के बाद हमने एक टैक्सी की। वो टैक्सी मुझे पहले वहाँ लेकर गई क्वेटा, फिर उसके बाद कराची लेकर आई। उसने 60,000 रुपये हमसे किराया लिया, लेकिन हमें पहुँचा दिया। इस तरह हम कराची शहर में वारिद हुए 14 तारीख को। अच्छा सर, पुलिस के पास गए आप? जी। क्या रिस्पांस रहा वहाँ पे? हमने पुलिस के 3-4 इदारों से रब्ता कायम किया। डॉक्स के हम उसमें गए, थाने में गए, एसएसपी के पास गए, उस इलाके के आईजी सिंध के ऑफिस भी गए थे। उन सब का लुब्बे लबाब ये है कि इदारों में शामिल लोगों ने मुझसे कहा कि हमें आपके उससे हमदर्दी है, आपकी हालत से। यकीनन वहाँ पे मुसलमानों का मज़ालिम हो रहे हैं, आप रह सकते हो तो रह जाएं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको कुछ लिख कर दें जिससे आप अपने लिए कुछ हासिल कर सकें, तो ये मुमकिन नहीं है। हम आपको कुछ लिख कर नहीं दे सकते। ये बात है। मुझसे एसएसपी के ऑफिस में कहा गया कि भाई आप चले जाएं और जा कर के किसी अस्पताल के सामने अपनी रिहाइश कर लें। बहुत सारे लोग वहाँ पड़े होते हैं, फिर बाद में अल्लाह आपके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए साहब, हमारे पास कुछ रकम भी है। वो रकम जो है हमारी ज़िंदगी का सहारा है फिलवक्त। आप अगर कोई मुतबादिल राय पेश करते हैं तो आपकी बड़ी इनायत होगी। तो उनमें से एक साहब ने कहा कि आप ईदी वालों के पास चले जाएँ। ईदी का उन्होंने हमें रास्ता समझा दिया, एक 3 व्हीलर भी करा दिया। हम ईदी आ गए। ईदी वालों ने हमसे बात की वहाँ पे उस जगह में, क्या कहते हैं उसे, टावर पे। हमने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई तो तकरीबन 1-1.5 घंटे में उन्होंने अपनी गाड़ी में हमको यहाँ भेज दिया। अच्छा सर, तो ये बताइएगा, क्या ऐसे मज़ालिम हैं भारत में मुसलमानों पर कि आप यहाँ आने पर मजबूर हुए?
भारत में जो मुसलमानों पे मजालिम है वो गुना गुआ है। उनके साथ लिंचिंग होती है, यानी भीड़ मार डालती है, उनके साथ राह चलते छेड़खानी होती है, उनके ख़िलाफ़ दंगे होते हैं। और दंगों में अगर आपने खामोशी से मरना कबूल कर लिया फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन दंगों में अगर आपने मुकाबला करने की कोशिश की, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करने की कोशिश की, तो अब वो नया ट्रेंड ये चला रहे हैं कि वो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में जिस आदमी की भी तस्वीर आ जाती है उसका घर गिरा देते हैं। ज़िंदगी भर की कमाई। आपको बताऊं मैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत सस्ता मुल्क है, 3 गुना सस्ता मुल्क है, लेकिन जहाँ तक रिहाइश का सवाल है वो 10 गुना महंगी है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस बात का। जितना बड़ा कमरा यहाँ पे 10,000 में मिलता है, अगर आप उसे हिंदुस्तान में लेंगे पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक वो 30-35 हज़ार का होगा। ये हालत होती है। 60,000 70,000 रुपये में एक कमरा मिलता है किराए का बॉम्बे में, पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक। वहाँ के रुपयों के मुताबिक 20,000, तो 20,000 का मतलब कम से कम 70-75 हज़ार रुपये होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिहाइश कितनी महंगी होती है। लोग सारी उम्र की पूंजी लगा करके मुश्किल से एक घर बना पाते हैं, और अगर उनके बच्चे की तस्वीर आ गई तो आपका घर गिरा दिया गया। और उनके पास एक ही दलील होती है कि ये घर या तो अनऑथराइज्ड लैंड पे बना है या फिर नक्शे के बगैर बना है। यानी अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि इनका बच्चा आ गया था उसमें रोशनी में अक्स में आ गया था इसलिए हमने इनका घर गिराया। नहीं, वो कहेंगे इस मामले से तो इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बात यह है कि जिस अपार्टमेंट में रहते हैं ये गैर कानूनी है, ये अपार्टमेंट गिराया जाएगा। तो जी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये थे मोहम्मद हसनैन साहब, ये और इनके बेटे यानी कि इसाक साहब, ये दोनों जो है वो कराची पहुँचे हैं और बड़ा मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे। बड़े मजालिम सहे इन्होंने। भारत में 4 मुकदमात इन पर बनाए गए, वो इन्होंने चलाए। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें गुफ्तगू हो रही थी तो बता रहे थे कि कैसे मुसलमानों से वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो करवाई जाती हैं जो बेसिकली मुसलमानों के मज़हब को फॉलो नहीं करता है। वो हिंदू मज़हब की चीज़ें जो है वो उनसे कराई जाती हैं, जिसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद करते थे वहाँ पर मुसलसल, तो इन पर मुकदमात बनते रहते थे। तभी इन्होंने और इनके बेटे ने 4 साल कबल ये फ़ैसला कर लिया था कि वो भारत छोड़ देंगे। और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है भारत में मुकीम मुसलमानों की जो ज़्यादातर जो है वो जाने को तैयार है दूसरे ममालिक में, या फिर खुद जाना शुरू भी हो गए। तो ये बड़ा एक ट्रेंड बड़ा अफसोसनाक रहा कि इनके साथ जो है वो ऐसा नारवा सलूक जो है वो किया गया भारत में, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान थे। जी।